अस्सलामु अलैकुम। ये ख्याल दिल के किसी कोने में शदीद अजियत का बाइस बना था, जिसे वो मानना नहीं चाहती थी मगर वो जुटला भी नहीं पा रही थी। वो बंद दरवाजे की जानिब देखकर रोने लगी। मारिया से अपना गम शेयर करने के बावजूद नजमा जिस सुकून की मुतलाशी थी वो इसे मयसर नहीं आ रहा था। वो इसी हालत में बेचैनी में खड़ी हो गई। इसके पास एक ही कुर्ता शलवार था, लाइट पिंक रंग का, सादा सा। वो जेब तन करके इसने वजू किया, फिर अपने कमरे से सफेद दुपट्टा सर पर बांधे हुए निकली। आज वो पहली बार मलक मेंशन में मौजूद जय नमाज के हाल में दाखिल हुई। वहां का मंजर आंखों में आंसू उमंच लाया। रुकैया बेगम और इसकी वालदा बराबर बराबर में खड़े होकर फजर की नमाज अदा कर रहे थे। ये है इस्लाम का हुस्न। कोई अमीर कोई गरीब नहीं, कोई काला कोई गोरा नहीं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, कोई जात पात नहीं। वो रुकैया बेगम जो इसकी वालदा के साथ बराबरी पर बैठकर खाना तनावल करना अपनी जिल्लत समझती थी, वही रुकैया बेगम अल्लाह पाक के सामने इसकी माँ के साथ खड़ी होकर नमाज अदा कर रही थी। वो मंजर जैसे दिल की गहराइयों तक उतरा था जब अपनी माँ को और रुकैया बेगम को एक साथ सजदा रेज हालत में देखा। बताए कौन, बताए कोई, कहाँ है वो गरूर, कहाँ है वो अमीरी, कहाँ है वो मलक होने का तकब्बुर। खुदा के आगे तो सब बराबर ही हैं। वह इन्हीं नम आंखों के साथ रुकैया बेगम के बराबर में जो जगह खाली थी वहां खड़ी हुई। ये पहली बार था जिंदगी में जो वो अपनी दादी जान के साथ नमाज अदा कर रही थी। हम जानते हैं दिलों का सुकून इसी अल्लाह पाक के जिक्र में पोशीदा है, फिर भी मुतलाशी बने रहते हैं। शायद हम खुद ही के दुश्मन हैं। हम असल में चाहत ही नहीं रखते इसकी, यानी खुदा। अगर रखते तो क्यों ना पाते। इसकी तरफ से क्या बुलावा नहीं आता दिन में 5 बार। वो हम ही हैं जो रहमतों से मुंह फेरे खड़े हैं। वो हम ही हैं जो दावत कबूल नहीं करते। वो नकम्मे हम ही हैं। इस लम्हे वो खुद को शदीद नकम्मा जलील महसूस कर रही थी, क्योंकि ये जिंदगी की पहली नमाज थी इस लड़की की। नमाज पढ़ना सीखा था बचपन में अनाइजा बेगम से, मगर इसने कभी अदा नहीं की। यही सबब था कि जब रुकू सजूद करती तो पाँव में दर्द महसूस होता, मगर वो दर्द भी बड़ा मीठा था। नमाज में जब पहला सजदा किया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो एक ऐसे बच्चे की मानी थी जो बड़ी मुश्किल से शदीद दुख दर्द झेलने के बाद अपनी माँ से मिला हो। जब इंसान तकलीफ में हो तो वो खुदा के सबसे ज्यादा करीब हो जाता है, और इस लड़की से ज्यादा तकलीफ में कौन था। इसकी दादी जान और माँ दोनों ने सलाम फेरने के बाद इसे रोते हुए देखा था। ये पहली बार था जब रुकैया बेगम के दिल में अपनी पोती के लिए हमदर्दी जागी। वो हर सजदे में ऐसे ही रो रही थी। जब सलाम फेरा तो डायरेक्ट सजदे में गिर गई। इस बार वो रहम मांग रही थी, रहमत मांग रही थी, अपनी मुश्किलों से रहाई मांग रही थी। वो नहीं जानती क्यों, मगर इसने मुखीब असलाल मलक की मोहब्बत मांगी और अपने दिल में उसकी तलब की। बेशक तो किसी चांद पर जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। वो बार बार रोते हुए यही जुमला अदा कर रही थी। लोग थे जो इसे तबाह करने के मंसूबे बना रहे थे, और एक वो थी जो मंसूबों के पूरा करने पर कादिर है। अल्लाह ताला इसे मना रही थी। उठाओ इसे इस तरह रो रो कर तो ये हलकान हो जाएगी। काफी देर तक रुकैया बेगम और इसकी वालदा इसके उठ जाने का इंतजार करती रहे, मगर वो ना उठी तो दादी जान की सोई हुई मोहब्बत ने मानो अंगड़ाई ली। वो फिक्रमंद लहजे में रूसा बेगम से मुखातिब होकर बोली। फिक्रमंद तो वो भी थी। वो तेजी से इसे उठाने आई, मगर जब इसे उठाना चाहा तो वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने इसका चेकअप करने के बाद मुस्कुराकर बोली, मुबारक हो, तुम प्रेग्नेंट हो। इनके अल्फाज सुनते ही शॉक्ड के मारे इसका मुंह खुल गया था, जबकि कमरे में मौजूद एनी के लब पर मुसरत बड़ी मुस्कान रक्सा हुई थी। मैं अभी सिर्फ 19 साल की हूँ, वो तेजी से एहतजाजन बोली। वो कबूल ही नहीं कर पा रही थी कि वो मुखीब असलाल मलक के बच्चे की माँ बनने वाली है, इस सितमगर के जो दूसरी शादी करने के लिए तैयार बैठा हुआ था, जहाँ इससे अपने हकूक नहीं मिल पा रहे थे।
वहां वो अपने बच्चे को कहां से दिलवाती, वो बच्चा क्या पाएगा दुनिया में आकर। वो यही सोचने लगी थी, वो परेशान होने लगी थी। यकी बाद देगर फिक्रे इसके जहन में गर्दिश पाने लगी थी। ऐसा क्यों लग रहा है, तुम खुश नहीं हो? ये न्यूज सुनकर डॉक्टरनी ने इसके चेहरे के तासुरात पढ़ते हुए कहा। खुश? वो खोए खोए लहजे में बोली, हाँ खुश, औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है नजमा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। डॉक्टरनी ने महसूस कर लिया था वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई अपनी प्रेगनेंसी का सुनकर। मुझे आपकी मदद की जरूरत है डॉक्टर साहिबा, नजमा ने आहिस्तगी से राजदारी वाले अंदाज में कहा। नो वे, ऐसा सोचना भी मत लड़की, ये गुनाह है जो तुम करना चाहती हो, एक कत्ल, वो भी अपनी ही औलाद का। वो बगैर नजमा की पूरी बात सुने इतराजन बोली, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैं अबॉर्शन की बात नहीं कर रही हूँ। उन्होंने नजमा की बात का गलत मतलब आखिज कर लिया था, जिस पर वो शर्मिंदगी से दो चार होते हुए तेजी से इनकी गलतफहमी को दूर करने लगी। तो फिर वो उलझकर एक आईब्रो उचकाकर तजस्सुस से इस्तफसार करने लगी। मैं चाहती हूँ आप मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर अभी किसी को भी ना बताइएगा प्लीज। वो खासा इल्तिजाया लहजे में इन्हें देखते हुए गोया हुई। मगर प्लीज, मैं खुद ठीक वक्त आने पर सबको बता दूंगी, मगर अभी नहीं। इसका जर्द पड़ता चेहरा बता रहा था वो बहुत ही तकलीफ में है। इसके इसरार पर डॉक्टर अस्बात में सर खलाने लगी। ठीक है। इनके कमरे से निकलते ही अरूसा बेगम तेजी से कमरे में आई। खैरियत, क्या कहा है डॉक्टर ने? इनके सवाल पर एनी और नजमा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। डॉक्टरनी ने कहा है कमजोरी की वजह से मैं बेहोश हो गई थी, नजमा ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, जिस पर वो इसके पास आकर बड़ी मोहब्बत से इसे अपने सीने से लगाने लगी। प्लीज, नजमा ने आंखों ही आंखों में सामने खड़ी एनी को इल्तिजाया इस प्रेगनेंसी की खबर को राज में रखने का कहा। इसने बगैर एक लम्हे की देरी किए अस्बात में सर हिला दिया। एनी नजमा की खास मुलाजमत थी, मगर वो लड़की इस बात से वाकिफ ना थी कि एनी का काम सिर्फ ख्याल रखना या हुक्म मानना नहीं, बल्कि इस पर नजर रखना भी है और इसके पल पल की खबरें मुखीब इस्लाल मलक तक पहुंचाना भी है। इसे इसी बात की तनख्वाह दी जाती थी। नजमा की इल्तिजाई नजरें इसे मजबूर कर रही थी मुखीब से इतना बड़ा सच छुपाने पर। वो वाकिफ थी जिस दिन मुखीब को पता चला इस बारे में वो सबसे पहले उसकी गर्दन दबोचेगा, मगर इसके बावजूद वो नजमा को इनकार न कर सकी। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, रूसा बेगम कहकर कमरे से निकली तो एनी ने अगले ही लम्हे कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से बंद किया। अब आपका क्या इरादा है, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। एनी की आंखों में सच्चाई थी, वो यकीन कर सकती थी इस पर। कोई इरादा नहीं, मैं बस थोड़ा सा वक्त लेना चाहती हूँ। तुम खुद भी तो जानती हो मेरे साथ क्या चल रहा है। मैं तो यही सोच सोच कर पागल हुए जा रही हूँ कि जब लोग मुझसे पूछेंगे कि ये बच्चा किसका है तो मैं क्या जवाब दूंगी। क्या इसका बाप इसे अपना नाम देगा दुनिया के सामने, और इसकी दादी जान वो जालिम औरत क्या दुनिया में आने देगी इसे? मुझे इन जालिमों से कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं है। तुम नहीं समझ सकती, मैं फंस गई हूँ। वो अपनी लंबी लंबी उंगलियों से आगे के बाल पकड़ते हुए रोहान सा और बेबस लहजे में बोली। उसकी आंखें उसके कर्ब का पता दे रही थी। आप आराम कीजिए, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। कौन जाने यही खुशखबरी मास्टर मुखीब असलाल मलक के दिल को आपकी जानिब खींच लाए। आहर को आप इनके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। एनी इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे दिलासा देने लगी। वो कल पूरी रात कमरे में नहीं आया, तुम्हें पता है इसका मतलब तुम समझती हो। इसे मेरी कोई परवाह नहीं है, और जिसे मेरी परवाह नहीं वो मेरे बच्चे की परवाह क्या खाक करेगा। वो सिर्फ दिल लगी करने आता है मेरे साथ, जैसा इसकी माँ कहती है, और दिल लगी में मर्द जिम्मेदारियां नहीं उठाते। वो मुझे अपना नाम नहीं दे रहा दुनिया के सामने। इस बच्चे को
देगा, ये कैसे सोच रही हो तुम? प्लीज इस तरह की पुरउम्मीद बातें करके मेरी झूठी उम्मीदें मत जगाओ। वो गम गुस्से की मिली जुली कैफियत में रोते हुए गोया हुई। इसे मुखीब अजलान मलक से कोई अच्छाई और बुलाई की उम्मीद ना थी। अच्छा, अब आप रोइए मत, आराम कीजिए। आपको अब अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना होगा। एनी इसे आराम से वापस बेड पर लटाते हुए बोली। वो इसे लिटाकर कमरे से बाहर जाने की नीयत से चली, मगर एक ख्याल के अचानक आ जाने पर मुड़कर नजमा को देखकर कहा, मास्टर मुहीब कल रात आपके कमरे में इसलिए नहीं आए क्योंकि इनकी और पलवश शाह मैडम की लड़ाई हुई थी। उन्होंने इससे पहले कभी भी पलवशा मैडम से इतने गुस्से में बात नहीं की जितनी कल रात वो कर रहे थे। पहली बार मैंने इनकी आंखों में खून उतरता हुआ देखा। बहुत गुस्से के आलम में वो घर से निकले थे, अभी तक वापस भी नहीं आए हैं। मुझे लगा आपके इल्म में ये बात जरूर होनी चाहिए कि मास्टर मुहीब पलवशा मैडम के साथ रात भर नहीं थे। आप बदजन न हो इनसे। शैतान का पसंदीदा मशगला होता है मियाँ बीवी को एक दूसरे से बदजन करना और आपस में लड़वाना। आप अच्छा सोचिए, सब अच्छा ही होगा। वो मुस्कुराकर आखिरी जुमला अदा करती हुई बाहर चली गई। अचानक इतने लवी डवी कपल में लड़ाई कैसे हो गई? कल रात तक तो दोनों की बातें ही खत्म नहीं हो रही थी और पलवशा का चेहरा देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो मुखीब से फोन पर लड़ रही है। वो उलझकर खुद से खुद कलामी करने लगी। इसे अच्छी तरह याद था कि इसने पलवशा को हंस कर बातें करते देखा था। फिर अचानक लड़ाई। एक हफ्ता गुजर गया था मगर मुखीब घर नहीं आया। नाश्ते की टेबल पर बातों ही बातों में जाजा से मालूम हुआ वो अपनी किसी डील के सिलसिले में न्यूयॉर्क चला गया है। पलवशा भी इसी रात इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई थी। वो जैसे अचानक आई थी वैसे ही अचानक चली गई। इन दोनों के दरमियान लड़ाई किस बात पर हुई ये तो कोई भी नहीं जानता था। नजमा वो नमाज पढ़कर अपने कमरे की जानिब लौट रही थी कि रास्ते में जाजा ने इसका हाथ पकड़कर रोका। जी, वो आईब्रो उचकाकर इसके चेहरे पर नजरें किए। ये कौन है? नजमा ने पहली बार जाजा की निगाहों में सख्ती देखी थी। वो अपने सेल की स्क्रीन दिखाते हुए इससे इस्तफसार करने लगा। इसके सेल की स्क्रीन पर वो लम्हा चमक रहा था जिसमें नजमा शहरियार से हाथ मिला रही थी। मैंने पूछा, कौन है ये? जाजा इसकी खामोशी पर मजीद सख्त लहजे में बोला। वो बेसब्रा हुआ जा रहा था। नजमा इसे उल्टी निगाह से स्क्रीन पर तस्वीर को देख रही थी। शहरियार इसे आगे बोलने का मौका ही ना दिया था मुकाबिल ने। और मैं जान सकता हूँ तुम इससे कब से मिल रही हो? इसके सवालात का अंदाज बता रहा था। वो गलत मतलब आखिज कर रहा है। क्या हो गया है? जाजा बाई, आपको कैसे सवाल कर रही हैं आप? ये शहरियार है पलवशा का कजन। मेरी इससे मुलाकात सिर्फ एक बार हुई है, वो भी महज इत्तेफाक से। और ये तस्वीर इसी इत्तेफाकी मुलाकात की है। मगर ये तस्वीर आपके पास कैसे? क्या आप मुझ पर नजर रखवा रहे हैं? अपनी जानिब से बात साफ करने के बाद इसने पलटकर अब जाजा से सवाल किया था। वो उलझी हुई थी, जानना चाहती थी कि जाजा के पास ये तस्वीर कहां से आई और क्यों आई। इसके सवालात सुनते ही एक दो सानियों के लिए जाजा गड़बड़ा गया था। मैं तुम पर क्यों नजर रखूंगा? मुझे तो किसी ने व्हाट्सएप पर भेजी। मैंने सोचा शायद तुम मुहीब बाई के साथ खुश नहीं हो, इस लिए वो बोलते बोलते अपना जुमला दानिस्ता तौर पर अधूरा छोड़ गया था। खुदा का खौफ कीजिए, मुझे आपसे इस तरह की घटिया सोच की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जाजा के आखिरी जुमले नश्तर से ज्यादा दिल खराश मालूम हुए थे। इससे अगले ही लम्हे इसने गुस्से से बिफर कर कहा। वो वाकई शदीद अफसरदा हुई थी जाजा के जुमलों से। घटिया सोच की क्या बात है इसमें? अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं तो अपनी राहें अलग कर सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ाई नहीं है। कम से कम नफरतें परवान तो नहीं चढ़ेंगी। निकाह का मकसद खुशगवार जिंदगी गुजारना होता है, एक दूसरे से लुत्फ लेना होता है।
ना कि हर वक्त करते जलते लड़ते और मरते रहना। कभी सोचा है आगे का फ्यूचर क्या है तुम्हारा? मोहिब बाई के साथ मुकाबिल को सोचने या बोलने का मौका दिए बगैर मैं बताता हूँ, तन्हाई, फकत तन्हाई। क्या तुम्हें नहीं पता वो हमेशा के लिए पलवशा के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएगा। शादी के बाद वो खासा जताते हुए, मैं तो चाहता ही यही हूँ कि तुम भाग जाओ यहाँ से। मैं बहुत बेबस था, माजी में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, मगर वादा करता हूँ फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा मोहिब बाई से खुला लेने में। इसने नजमा का हाथ थामते हुए अपने लफ्जों पर यकीन दिलाने की कोशिश की। क्या बातें हो रही हैं यहाँ? नजमा कुछ कहती इससे कबल ही सोबिया ने आकर मुदाखलत की। जाजा ने इसकी आवाज सुनते ही नजमा का हाथ तेजी से छोड़ दिया। नजमा को ये बात थोड़ी अजीब लगी। वो ऐसे क्यों जाहिर कर रहा था जैसे वो कोई चोरी करते पकड़ा गया हो। इसकी नजर में वो जाजा की छोटी बहन जैसी थी। फिर सोबिया को भला क्या इतराज हो सकता है इनके बात करने या हाथ पकड़ने पर? कुछ खास नहीं, जाजा बाई आइडिया दे रहे हैं कि भाग जाऊं मैं यहाँ से। इसने मोहज़हका खेज अंदाज में सोबिया को देखकर जवाब दिया, जिस पर वो बजाय हंसने के जाजा की तायीद में बोली, ठीक कह रहे हैं तुम्हारे भाई, भाग जाओ, मुझे भी यही बेहतर लगता है। वो पहली बार नजमा को काफी संजीदा मालूम हुई थी। इसके लहजे में तर्स था जिसे नजमा चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती थी। इसके लहजे की तर्स ने नजमा को अजीब सी कैफियत में मुब्तला किया। इसे समझ नहीं आ रहा था वो शर्मिंदा हो या गुस्सा हो, किस मकाम पर ले आया है वो सितमगर इसे कि लोग अब इस पर तरस खा रहे हैं। इसके लहजे के तर्स ने नजमा को परेशान कर दिया था। क्यों, अचानक क्या हो गया है? महीब तो आपके रोमांटिक नावल के हीरो जैसा था ना। वो अपनी शर्मसारी उदासी हंसी में छुपाते हुए तंजिया अंदाज में सोबिया से इस्तफसार करने लगी। नहीं, नावल और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। इतनी असियतें देने वाला शख्स तो कभी हीरो नहीं बन सकता। हीरो रोल मॉडल होता है और एक यतीम लड़की को अजियत देने वाला कहाँ से रोल मॉडल का मुकाम पा सकता है? वो नहायत अफसरदगी से जवाबदाह हुई। नजमा हैरत से इसका चेहरा देख रही थी। देख लिया, मेरे साथ साथ सोबिया की राय भी यही है। जाजा ने मौजू दोबारा छेड़ा। ये एक अच्छा मौका है, मोहिब बाई यहाँ मौजूद नहीं है, तुम भाग सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। जाजा ने इसे पुरइत्माद लहजे में कहा। क्या हो गया है आपको? वो शोहर है मेरा, मैं इससे भाग कर कहाँ जाऊंगी और क्यों जाऊंगी? नजमा ने खासात जताते हुए एतराज किया। वो शोहर है मेरा। जाजा का जहन तो इस एक ही जुमले पर अटक कर रह गया था। वो एक लम्हे की देरी के बाद तफ्शीशी अफसरान की तरह नजमा से इस्तफसार करने लगा। शोहर, तुम मोहिब भाई को अपना शोहर मानती हो? नजमा इसके सवाल पर 2-3 सानियों के लिए खामोश हो गई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ और एक मुस्लिम पाबंद होता है शरीयत का, और शरीयत कहती है वो मेरा शोहर है। इसने सादा अल्फाज में इकरार किया कि वो इसे अपना शोहर मानती है। देख लो कहीं बाद में पछताना न पड़े। जाजा इसे तकते हुए नसीहत अमेज लहजे में गोया हुआ। कोई नहीं, फिर रोती हुई हर बार की तरह आखिर में आपके पास आ जाऊंगी। इस बार तो मुझे सोबिया बाबी का कंधा भी मिल जाएगा रोने के लिए। वो मुज़हका खेज अंदाज में हंसते हुए बोली। इसकी खोखली हंसी का इसका दुख छुपाने में नाकाम हो रही थी। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत अफसरदगी से इसका हसीन चेहरा देखने लगे, जो बेतहाशा हंसने के सबब सुर्ख पड़ रहा था। 15 दिन गुजर गए मगर इस सितमगर की कोई खबर न थी। नजमा इसकी मुंतजिर थी। वो नमाज पढ़ने के अलावा कमरे से बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। इसका बीपी भी लो रहता। एनी इसका पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। अपने कमरे में इसे शदीद गर्मी और घुटन महसूस होती, जिसकी वजह से वो हर 15 या 20 मिनट बाद
वॉशरूम जाकर मुंह हाथ धोकर आती। रात काफी हो चुकी थी। वो अपने बेड पर लेटी प्रेगनेंसी के मुतालिक नेट से मालूमात ले रही थी कि अचानक इसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। सोबिया भाभी आप? इसने आहिस्ता से उठकर दरवाजा खोला तो सामने सोबिया को देखकर चौंक गई। हाँ मैं, मुहीब भाई आ गए हैं, वो मसरत बड़े लहजे में इसे इत्ला देने लगी। ओह नजमा का दिल ये सुनते ही जोर जोर से खौफ के मारे धड़कने लगा था। जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो, वो थक कर आए होंगे। मर्द को सफर के बाद सिर्फ अपनी बीवी चाहिए होती है, समझी। वो मफहमाना अंदाज में इसे समझाते हुए गोया हुई। जी, इसका ज़हन खौफ से मफलूज हुए जा रहा था। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था वो मुहीब को इस प्रेगनेंसी के बारे में कैसे बताएगी और इसका क्या रिएक्शन होगा। क्या वो कबूल करेगा? अगर कबूल न किया तो फिर वो क्या करेगी? लड़की बात सुनो मेरी, इसने नजमा को मुकम्मल सुन हालत में देख बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। औरत इतनी कमजोर नहीं होती जितनी तुम बन रही हो। खास तौर पर एक बीवी जब भागने का इरादा नहीं है तो फिर जमकर दिखाओ मैदान में, सजो सवरो, लहको, शर्माओ, मुस्कुराओ, कुछ अदाएं दिखाओ। मलक खानदान के शहजादे का दिल जीतना है, कोई खेल तो नहीं। जितना मुमकिन हो हुस्न की परी बनकर इनकी आंखों के सामने रहो, फिर मैं देखती हूँ बसात कैसी नहीं पलटती। निकाह के बाद मोहब्बत खुदा डालता है दिलों में, बस इसको जगाना तुम्हारा काम है। अब जल्दी करो, वो अंदर आते ही होंगे। सोबिया ने बहुत सोचा था इस बारे में। वो नजमा की मदद करना चाहती थी, उसे उसका हक दिलवाना चाहती थी। उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया था मदद करने का, वो था बसात का ऐन मौका पर पलट जाना। और अगर वो ना आया तो नजमा को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो उसके कमरे में आएगा। कोई बात नहीं तो तुम चली जाना ऊपर, वो तुम्हारा ही कमरा है। अपने कमरे में जाने में कैसी शर्म। वो एक आंख दबाकर बड़ी शौकी से बोली। वो जालिम है, दरवाजा मुंह पर बंद कर देगा। वो वाकिफ थी इसकी सितमगरी से, इसलिए बड़ी तेजी से अतराजन बोली। पागल हो क्या? इतने दिन बाद आए हैं, थके हुए हैं और भूखे भी हैं। ऐसे ही मौका पर तो बीवी की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है मर्द को। पेट बड़ा होगा इसका, न्यूयॉर्क से आया है वो मफहमाना तौर पर दिल जले अंदाज में जवाबदा हुई। नजमा का गुमान यही था कि मुहीब अजलाल मलक भी अपने बाप की तरह अय्याश शख्सियत का मालिक होगा। या नज, मनफी सोचना बंद करो, अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, सोबिया तेजी से बोलकर वहां से चली गई थी। इसका जहन बहुत उलझा हुआ था। इस हालत में वो क्या मेकअप करती, बस आईने के सामने जाकर उलझे जहन के साथ अपने बाल बनाने लगी। आधा घंटा गुजर गया मगर वो सितमगर न आया था। फिर जैसे वो आईने में अपना अक्स देखकर खुदी का मजाक उड़ाने लगी, खुदी पर हंसने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो हंसी अब रोने में बदली। आंखों से आंसू मोती बनकर बहने लगे थे। फिर वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। अपने पेट के मकाम पर हाथ रखकर वो ज़ारों का तार बस रोए जा रही थी। अभी वो रो ही रही थी कि दरवाजा नोक हुआ। अपने आंसू साफ कर खुद को संभालती हुई नजमा दरवाजे की जानिब बढ़ी। कहा था ना मुहीब भाई ना आए तो तुम चली जाना। सोबिया डपट वाले अंदाज में इसे घूरते हुए गोया हुई। अगला जुमला अदा करने का मौका भी नहीं दिया था इसने। तेजी से इसे खींचती हुई ऊपर ले जाने लगी। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे। इसने और इसकी माँ ने मुझे कचरा कहकर कमरे से निकाला था। मैं इतनी जिल्लत के बाद दोबारा बगैरत बनकर इसके कमरे में नहीं जा सकती। वो इसे रोकने की कोशिश करते हुए पुरजोर एहतजाज करने लगी थी। चुप, एक कोने में। जिंदगी भर सड़ने से बेहतर है थोड़ा सा बेगैरत बन जाओ। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड है वो। मियाँ बीवी में जितने भी मसाइल हों बिस्तर कभी अलग नहीं करना चाहिए। ये मेरी बात गिरह से बांध लो और चुपचाप अब चलो।
वो इसके एहतजाज को खातिर में न लाई। इसे मुहीब के कमरे के दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। गुड लक, मुस्कुराकर कहते हुए इसने दरवाजा नॉक किया और फिर तेजी से दबे पांव वहां से भाग गई। इसे यकीन था वो अपने कमरे में दाखिल नहीं होने देगा इससे। वो यही सोचकर शर्मिंदा हुए जा रही थी कि अगर इसने मुंह पर दरवाजा बंद किया तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम होगा। वो समझेगा मैं खुद को पेश कर रही हूँ इसके सामने। वो मजाक उड़ाकर दरवाजा मुंह पर बंद कर कर चला जाएगा। वो अपने दोनों अंगूठों को एक दूसरे से रगड़ते हुए खुद कलामी करने लगी। साथ साथ वो शर्मसारी के मारे अपने होंठ भी चबाए जा रही थी। दरवाजा खुला तो इसने तेजी से नजरें झुका ली। मुकाबिल की निगाहों की तपिश वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। इसने एक लफ्ज न कहा, बस दरवाजा छोड़कर वापस अंदर की जानिब चल दिया। क्या दरवाजा मेरे लिए खुला छोड़ा है? वो आहिस्तगी से खुद से ही उलझकर बेयकीनी से पूछ रही थी। कुछ देर तक बाहर खड़ी सोचती रही अंदर जाए या नहीं। ये वही कमरा था जिससे इसे कचरा कहकर निकाला था माँ बेटे ने। इतनी तस्लील के बाद वापस इसी कमरे में जाना वो भी खुद से इसे बेगैरती मालूम हो रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं समझेगा। मैं मरी जा रही हूँ इसके लिए। आना इसे चाहिए था मुझे लेने। चलो एक वक्त मुझे लेने ना आता, जैसे हर रात हक से मेरे कमरे में आकर रहता था वैसे ही आ जाता। वो जितना सोच रही थी इतना ही इसका दिल कमरे और कमरे वाले से भाग रहा था। इन्हीं सोचों में इसकी नजर अपने पेट पर गई। मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, मेरे साथ साथ अब एक और चांद भी वाबस्ता है, जैसे जिसे अपने बाप का नाम चाहिए। दुनिया में आने के बाद वो लड़की पूरी जिंदगी अपने वालिद की शफकत और मोहब्बत के लिए तरसी थी। वो वाकिफ थी कि एक बच्चे की जिंदगी में बाप की अहमियत क्या होती है। दुनिया का हर खिलौना अपना है जब बाप साथ है। नजमा शायद कभी ना झुकती, मगर एक बच्चे की माँ झुकी। औरत बड़ी कुर्बानियां देती है अपनी औलाद की खातिर। ना पूछो क्या क्या सितम बर्दाश्त कर जाती है। हंसते हंसते इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो अपनी अना और इज्जत को साइड में रखकर कमरे में दाखिल हो गई। वो अंदर आई तो मुहीब अपना सारा सामान समेटकर दूसरे पोर्शन की जानिब बढ़ गया। इसने एक बार भी इस लड़की की जानिब निगाह न की। इसने दूसरे हिस्से में जाते ही शीशे का दरवाजा बंद कर लिया था, जो नजमा को सख्त नागवार गुजरा। कमरे की सारी लाइट्स ऑन थी, जिसके सबब वो शीशे के पार मुहीब इस्लाल मलक को लैपटॉप पर काम करता देख रही थी। पहले तो वो अजनबियों की तरह बेड पर बैठ गई। इसके पांव बेड से नीचे लटक रहे थे। वो बहुत देर तक ऐसे ही बैठी रही, यहाँ तक कि इसके पांव सुन्न होने लगे।